हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। अपने को एक मिरर दिया गया है एक्स डैश, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया। जो वेव फ्रंट है वो है हमारा पी डैश। अब क्या होगा, जब ये वेव फ्रंट मिरर से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो PQ और OS हमारे लिए दो नॉर्मल हैं। ओके, तो अब जब ये वेव फ्रंट टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कैसा बनेगा, हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। अच्छा, अब ये P पॉइंट को हम देखें तो ये मिरर से टकरा चुका है, लेकिन P डैश वाला पॉइंट अभी मिरर से टकराना है। तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी टकरा चुका है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ टाइम के बाद एट टाइम t ये P पॉइंट कुछ इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा और P डैश वाला पॉइंट O पे पहुंच जाएगा। तो हम वेव फ्रंट बना देते हैं किसी टाइम t पे, O डैश। तो O डैश हमारे लिए कौन सा वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो O डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अपने को I दिया गया है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला होगा हमारे लिए रिफ्लेक्शन वाला ओके एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चल अब यहाँ पे एक चीज देख, अगर ये वाला एंगल I है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ से यहाँ तक का तुम देखो तो ये जो लाइन है P डैश, ये इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल मुझे 90 डिग्री मिलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अगर ये एंगल 90 माइनस आई तो बता वापस से ये वाला एंगल कितना, आई। तो देख सकते हैं PQ नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस आई तो वापस से ये वाला एंगल अपने को मिलेगा आई के। सिमिलरली अब हम इस रिफ्लेक्टेड वाले में देखते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, अब इस आई को छोड़ दें यहाँ के लिए, फिलहाल ये आई नहीं बना रहे, ठीक है। ये वाला अपने को आर दिया गया है, वापस से परपेंडिकुलर है तो ये मिलेगा मुझे 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे वापस से आर। बस ये दोनों एंगल्स अपने को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अगर ये दोनों एंगल्स मिल गए तो अपना काम हो गया, ठीक है। चल तो अब हम अपनी चीज़ें लिखते हैं। अब तुम अगर यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में PO डैश ट्राइंगल PO डैश एंड ट्राइंगल P डैश O। एक तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वाले के साथ बन रहा है, दोनों को देखना है अपने को। PO डैश और P डैश O, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ध्यान से देखें तो इसमें PO साइड तो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल की PO जो साइड है वो कॉमन है। PO इज कॉमन साइड। चल अब मुझे क्या P से O डैश का डिस्टेंस कोई बता सकता है? अगर वेव की वेलोसिटी v है और इसको यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम t लगा, v इंटू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी, अच्छा इसको साइड में करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इज v। ओके, सो टाइम टेकन टू मूव। अच्छा, O से O डैश का डिस्टेंस लिखते हैं। सो O नॉट O से O डैश का, P से O डैश का। सो PO डैश विल बी इक्वल टू v इंटू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर हम एक और चीज देखिए, जितने टाइम में ये P पॉइंट O डैश पे पहुंचा है उतने ही टाइम पे P डैश पॉइंट O पे पहुंचा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा। वेलोसिटी सेम है, तो क्या मैं P से O डैश का डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, P डैश से O का डिस्टेंस भी हम लोग लिख सकते हैं v इंटू टी के इक्वल। एक बात समझ में आई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। सो PO डैश इज इक्वल्स टू P डैश O। हमको एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल मिल रही है। एक और चीज देखें तो एंगल PO डैश O एंड P डैश P इक्वल है।
एंगल पी ओ डैश ओ इज इक्वल टू एंगल पी पी डैश ओ, कितना है वो 90 डिग्री है। तो जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स और एक एंगल सेम आ जाए तो दोनों एंगल कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम और बोल सकते हैं सेम ट्राइंगल। ओके, जब दोनों तीन चीज़ें कोई भी इक्वल हो जाती है, जैसे कि दो एंगल या फिर एक साइड या फिर कुछ भी दो साइड्स एक एंगल या तीनों साइड्स, कोई भी तीन चीज़ें अगर हम लोग इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्करेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्राइंगल पी ओ ओ डैश इज कॉन्करेंट टू पी पी डैश ओ। कॉन्करेंट भी बोल दो या सिमिलर बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर या कॉन्करेंट ट्राइंगल हो गए। तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, जब तीन चीज़ें इक्वल हो जाती है तो उनकी सारी की सारी चीज़ें इक्वल हो जाती है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर भी हमारे लिए इक्वल होंगे। एंगल आई विल ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के इनसाइड वाले ट्राइंगल है, सॉरी एंगल है, इनसाइड वाले एंगल है। नोट कर लो जल्दी से इसको। चलो, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग वेव थ्योरी के बारे में। ओके, हमको यहाँ पे दो मीडियम्स गिवन है, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और स्पीड ऑफ लाइट अपने को v1 गिवन है। मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और स्पीड ऑफ लाइट अपने को v2 गिवन है और अपने को μ1 ग्रेटर देन μ2 दिया गया है, मतलब ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। ओके, एक्स डैश इन दोनों मीडियम को सेपरेट करती हुई बाउंड्री है। हमने एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया है पी पी डैश को इस बाउंड्री के ऊपर। तो अब क्या होगा, इस बाउंड्री के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो हम अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना लेते हैं। अब P वाला पॉइंट ऑलरेडी बाउंड्री को टच कर चुका है, तो जब P डैश वाला पॉइंट बाउंड्री को टच करेगा तब मेरा P वाला पॉइंट कुछ डिस्टेंस आगे चला गया होगा, तो हम यहाँ पे बना देते हैं। अच्छा, अगर मेरा μ1 लेस डेंसर है तो लेस डेंसर मीडियम में लाइट तेज चलती है और डेंसर मीडियम में लाइट धीमे चलती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, μ1 म्यू इज इक्वल्स टू हम जानते हैं c बाई वी, तो v इज इक्वल्स टू c बाई म्यू। तो जो डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट धीरे चलेगी। तो जब P पॉइंट यहां से यहां पे आएगा एक टाइम t पे जब ये यहाँ पे आएगा तो मेरा P डैश पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो P पॉइंट यहाँ पे कहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ O, तो ये हो गया मेरे लिए O डैश। सो O डैश हमारे लिए क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। चल, अब हम सारी चीजों को बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज अपने को पता चली है, जितने टाइम में P O पे आया तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस मेरे लिए हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम विच इज v1 इंटू टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जितनी देर में ये पॉइंट यहाँ पे आया उतनी ही देर में P वाला पॉइंट O डैश पे गया होगा, तो ये डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, v2 इंटू टी। टाइम इक्वल है तो जितना डिस्टेंस चलेगा हम लिख सकते हैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। चलो, तो हम सबसे पहले यही बात लिख लेते हैं, P1O इज इक्वल्स टू v1t सॉरी P डैश O और P O डैश इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी। अब यहाँ पे हम कुछ ट्राइंगल्स में एंगल देखते हैं। अच्छा देख, ये वाला एंगल मेरा आई एंगल है, तो बता मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। वापस से हमने जब अभी उसमें देखा था रिफ्लेक्शन वाले केस में, ये एंगल आई, टोटल एंगल 90 माइनस आई, तो ये एंगल होगा मेरे लिए एंगल आई के इक्वल। देख, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे लिए 90 माइनस आर, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल निकल के आएगा मेरे लिए आर। तो एंगल पी ओ ओ डैश मेरे को आर मिलेगा और ओ पी पी डैश अपने को आई मिलेगा। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कंपैरिजन करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ओ पी डैश पी एंड ट्राइंगल ओ ओ डैश पी ओ ओ डैश पी,
अच्छा, इस ट्राइंगल में मुझे बता साइन थीटा क्या होगा और साइन आई क्या होगा। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का इधर की ओर दिखते हुए, सो साइन आई विल बी इक्वल टू, साइन थीटा होता है हमारे लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया, एंगल ये वाला है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूअस, जिसके साथ ये एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो बेस हो गया। ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये मेरे लिए हो गई परपेंडिकुलर। सो साइन आई विल बी इक्वल टू पी डैश ओ अपॉन हाइपोटेन्यूअस कितना है हमारे लिए, ओ से पी अपॉन ओ पी। साइन आई को हम थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। सो साइन आई विल बी इक्वल टू ओ डैश पी, हमारे लिए V1T के इक्वल है, तो इसको लिख दिया V1T अपॉन OP इन ट्राइंगल ओ डैश पी। इसमें बता, इसमें साइन आर कितना हो जाएगा। देख साइन आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूअस, इस एंगल के ये जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो हमारे लिए बेस होता है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गई हमारे लिए पी ओ डैश। साइन आई विल बी इक्वल टू पी ओ डैश अपॉन ओ पी। वापस से बता यहाँ पे साइन आर क्या निकल के आ रहा है, साइन आर पी ओ डैश हमारे लिए हो गया V2T के इक्वल, सो V2T अपॉन ओ पी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। सो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में देख क्या बचेगा, V1T अपॉन OP अपॉन V2T अपॉन OP। OP से OP कैंसिल हुआ, T से T कैंसिल हुआ, तो इधर बचेगा V1 अपॉन V2। सो दिस इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो इसको मैं यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं एक बार और, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। यहां पे अपने को एक रिलेशन मिल गया साइन आई और साइन आर में। अब हम अपना क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो म्यू इज गिवन बाय, यहां लिखता हूं म्यू इज गिवन बाय C अपॉन V। सो इसके अकॉर्डिंग V1 मिल जाएगा अपने को C अपॉन म्यू1 एंड V2 मिल जाएगा अपने को C अपॉन म्यू2। ओके, अब इन दोनों चीजों को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट V1 एंड V2, चल सब्स्टिट्यूट V1 एंड V2। अच्छा, V1 की जगह पुट कर C अपॉन म्यू1, सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू1 अपॉन C अपॉन म्यू2। C से C कैंसिल होगा, म्यू2 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे लिए म्यू2 बाय म्यू1। यहां पे देख साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। यही है हमारा स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चीज को उतार ले, एक बार और समझते हैं छोटी सी चीज। अपने को दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है, रिफ्लेक्शन के केस में भी दो ट्राइंगल को कंपेयर किया था। कौन कौन से दो ट्राइंगल से, एक ट्राइंगल जो है बाउंड्री के साथ, एक ट्राइंगल है बाउंड्री और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में, दूसरा है बाउंड्री और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में। दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करो, साइन थीटा दोनों में निकालो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो या डिवाइड कर दो, फिर अपने को अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, चल उतार लो जल्दी से इस चीज को।
चलो अब हम वेवलेंथ का भी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। सो V1 विल बी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 1, V2 विल बी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसीज कभी भी चेंज नहीं होता, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो हम V1 V2 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब V1 हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाला था, साइन आई अपॉन साइन आर का। साइन आई अपॉन साइन आर का जो हमारा रिलेशन था तो वो था हमारा वेलोसिटी के टर्म में V1 अपॉन V2। ये बात अभी हम लोगों ने देखी। V1 V2 की जगह चीज सब्स्टिट्यूट कर दें। सो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। देख सकते हैं डायरेक्टली। तो अब हम अपना तीनों रिलेशन लिख लेते हैं एक साथ। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू lambda 1 upon lambda 2, it is equals to V1 upon V2, it is equals to mu 2 upon mu 1। तो ये तो हमारे स्नेल्स लॉ हो गया। ये हमने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। चलो इस चीज को उतार लो। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।